हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू लेयर्स। इस चैप्टर के अंदर हम लेयर के बारे में बात करेंगे कि जनरली लेयर का मीनिंग क्या होता है कि एक जैसे कि हम स्तर बोलते हैं कि लेयर का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसे लेयर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे यहाँ पे कि कोई भी नेचुरल सीन हम देखते हैं तो वो कितना देखने में अच्छा लगता है, जैसे कि राइजिंग सन हो या सनसेट हो, कोई भी सीन हो, लेकिन वहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी हम जो सीन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सन होता है, ट्री होता है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि ट्री नाम का एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी नेचुरल सीन के अंदर हमें जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और कोई भी ऑब्जेक्ट लेयर में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट के पीछे भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लेयर के बारे में बात करेंगे। अब आपको ये थोड़ा तो समझ में आ गया है कि लेयर का मतलब क्या है। तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे छुप सकता है, उसके आगे भी हो सकता है। ओके, A beautiful sight of a rising sun is always soothing to eyes. If the sunrise is observed in mountains, the sight becomes more pleasurable. This scene consists of many objects like mountain, sun, birds, tree, etc. जैसे हमने बात की कि ये हम कोई भी ऐसा नेचुरल सीन देख रहे हैं जैसे कि सन राइजिंग हो, ओके, तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं कि माउंटेन है, सन है, बर्ड, ट्री, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो ये चीज़ें हैं सारी, उसे क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट हमारी लैंग्वेज में। Assume that we want to create such an animation. Each of these objects when drawn on the canvas will be either above or below another object. अब ये ऑब्जेक्ट तो पता चल गया आपको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एनिमेशन बना रहे हैं। ओके, हमें पता है कि हम सिंपिंग स्टूडियो में क्या करना है, हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर एनिमेशन बनाना है। तो एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, मतलब किसी चीज़ें चाहिए हमें, जैसे कि हम कोई नेचुरल सीन बना रहे हैं एनिमेशन के अंदर, तो उसके अंदर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, जैसे कि माउंटेन, सन, बर्ड्स, ट्री, तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब ये सारे ऑब्जेक्ट है उसे हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एनिमेशन की डेफिनेशन क्या है कि एनिमेशन क्या है, इट्स ड्रॉन ऑब्जेक्ट से बनता है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। ओके, कैनवास के ऊपर जब हम ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट अबव भी हो सकते हैं या फिर बिलो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sun rises from behind the mountains, so the object sun should be placed behind the object mountain. Similarly, if the mountain is behind the hut, the object hut will be placed above the object mountain. ये mountain नाम ये जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। जैसे कि माउंटेन के पीछे सन है तो सन नाम का ऑब्जेक्ट है वो माउंटेन नाम के ऑब्जेक्ट के पीछे होगा। ओके, तो जैसे हम कोई भी चीज़ कोई भी एनिमेशन बना रहे उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट उसके बिहाइंड हो सकते हैं या फिर उसके आगे भी हो सकते हैं। Likewise, we can place the other object in our example like the trees and birds above or below the other object. In this chapter, we will learn about a concept named layer that will help us to create the scene mentioned here. Layer, तो layer क्या है फ्रेंड्स? Layer in Synfig refer to a different levels on which we can place our drawing object or pictures stacked above and below each other. तो लेयर का मतलब जैसे हमने आगे बात की कि लेयर का मतलब क्या है कि सिंफिंग के अंदर हम एनिमेशन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पिक्चर के नीचे या उसके ऊपर हम रखते हैं। जैसा हमें एनिमेशन बनाना है अलग अलग डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, लेयर। तो आपको यहाँ पे लेयर की डेफिनेशन याद रखनी है कि लेयर क्या है। तो जैसा हमें एनिमेशन बनाना है तो सिंफिंग के अंदर अलग अलग डिफरेंट लेवल के अंदर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं पिक्चर के अंदर, उसके आगे या पीछे हम रखते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं। इट्स कॉल्ड लेयर। टॉप लेयर विल हाइड बॉटम लेयर। वी कैन थिंक of layers a sheet of paper which are cut into different shape.
एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे कि एक पेपर शीट हम लेते हैं और उसके ऊपर अलग अलग शेप कट करके हम रखते हैं, लाइक स्टार, लाइक स्क्वायर। तो क्या होगा कि एक लेयर के एक जो शेप है कि स्टार के ऊपर आपने स्क्वायर रखा है फॉर एग्जांपल, तो क्या हुआ कि स्टार नाम का लेयर है तो वो कहाँ पे चला गया, नीचे है, और उसके ऊपर क्या आया, स्क्वायर नाम का लेयर आया। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट आगे और पीछे भी हो सकते हैं। तो स्क्वायर माइट ओवरलैप एंड हाइड सम पार्ट ऑफ द स्टार। ओके, जो स्क्वायर है वो ओवरलैप हो गया और स्टार का कुछ पार्ट हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो ऐसा कोई पिक्चर में भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो सकता है। यूज ऑफ लेयर्स गिव्स अस द फ्रीडम टू वर्क विथ ईच ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली। अब लेयर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो पता चल गया। अब ये जो लेयर है वो कैसे वर्क करता है इंडिविजुअली, कौन कौन से लेयर के टाइप्स होते हैं, ओके, इंडिविजुअली कैसे वर्क करते हैं, हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो लेयर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हर एक लेयर के साथ हम हर एक लेयर जो होता है, हर एक ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट के हर एक लेयर के साथ इंडिविजुअली वर्क कर सके, ये फैसिलिटी देता है। व्हेन मॉडिफाइड इट डज नॉट डिस्टर्ब द अदर ऑब्जेक्ट आइदर अबव और बिलो इट। सेकेंड फैसिलिटी ये देता है, उसका एडवांटेज ये है कि कोई भी लेयर के ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके दूसरे ऑब्जेक्ट को भी इफेक्ट नहीं होती है, उसको इफेक्ट करके बिना भी आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। लेयर कैन ऑल्सो बी रीअरेंज, इसे आप रीअरेंज भी कर सकते हो, allowing us to change the order in which objects are displayed, thus changing the appearance of our scene। तो उसके एडवांटेज कौन से है, आप रीअरेंज कर सकते हो इंडिविजुअली, आप उसे इंडिविजुअली वर्क कर सकते हो, उसके साथ मॉडिफाई कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लेयर के साथ कर सकते हो। इन सिंफिंग ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द कैनवास इज ब्रोकन डाउन इनटू लेयर्स। सिनफिंग के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, कैनवास के अंदर जो एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं उस एलिमेंट के अलग अलग लेयर्स है। ओके, हम ये बोल सकते हैं इट इज़ कैनवास इज ब्रोकन डाउन इनटू लेयर्स, लेयर में वो ब्रोकन हुआ है। जैसे कि व्हेन वी हैड ड्रॉन ए सर्कल इट अपीयर्ड ऑन अ डिफरेंट लेयर। हमें पता है कि हम जब टूल बॉक्स में से कोई भी टूल का यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्कल टूल का यूज़ किया है, तो सर्कल टूल के जो अलग अलग लेयर हमें राइट हैंड साइड वर्टिकल पैनल में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सर्कल टूल है तो उसके अंदर हमें आउटलाइन का यूज़ करना है, नहीं करना है, तो ये सारे लेयर भी हमें दिखाई देते हैं। द लेयर इन सिनफिंग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमेशन सॉफ्टवेयर इन द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स। अब कौन सा एस्पेक्ट है वो देखेंगे हम। एवरी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड इफेक्ट हैव देयर ऑन लेयर। सिनफिंग के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर एलिमेंट हो या फिर इफेक्ट हो, इफेक्ट मतलब क्या कि ये कोई ऑब्जेक्ट को आपको ग्रेडियंट की इफेक्ट दी है। अब ग्रेडियंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर ही ये पढ़ा है कि ग्रेडियंट के 4 टाइप्स होते हैं ये। तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट में के अंदर या एलिमेंट के अंदर या कोई इफेक्ट के अंदर कुछ चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, इफेक्ट के खुद के लेयर होते हैं। We don't have a layer with multiple effects. In other words, a layer represents a single primitive such as object, outline और image. Okay? अब ये जो सिंगल प्रिमिटिव रिप्रेजेंट करता है, हर एक की अलग अलग आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं, हर एक के अलग इमेज का यूज़ हम कर सकते हैं। The upper layer can change the behavior of the layer below it. It can distort or modify the layers beneath. This is done by using effect or filter layer. There are different type of layers such as gradient, blur, distortion, filter and others. हम अलग अलग टाइप्स के लेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्रेडियंट का यूज़ हमने आगे किया था कि ग्रेडियंट के 4 टाइप्स हैं, तो ये लेयर के अलग अलग टाइप्स हैं फ्रेंड्स। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू हो रहे हैं, हमें याद रखना है। Each individual element of the canvas is broken into 2 layers. Okay, ये एमसीक्यू है। Then every object, element and effect have their own layers. किसके अलग अलग खुद के लेयर होते हैं। Then object, element, effect खुद की layers होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। Then different types of layers कौन कौन से हैं, gradient, blur, distortion, filter and filter है। others में बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमें 4 तो हमें याद रखने हैं उसके टाइप्स। ईच लेयर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ पैरामीटर। हर एक लेयर के खुद की पैरामीटर होते हैं।
We can see the parameter of a layer by first selecting the layer from the layers panel and then looking into the params panel. अब ये पैरामीटर क्या है वो भी हम देखेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड लेयर्स कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चलेगा. Assume that we want to give a gradient effect to a circle layer. हमें क्या करना है कि सर्कल लेयर के अंदर हमें ग्रेडियंट की इफेक्ट देनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले हमें न्यू फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, क्रिएट ए न्यू फाइल. अपने न्यू फाइल क्रिएट कर दी है. उसके बाद क्रिएट 2 सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग द सर्कल टूल. हमें 2 सर्कल लेने हैं. आपको सर्कल का कलर आपको वाइट ही रखना है. आपने अलग अलग एक स्मॉल एंड बिगर से 2 सर्कल लिए हैं. एक सर्कल और उसके अंदर ही हमें आधा सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब अलग अलग नहीं, जॉइंट में हमने 2 सर्कल ले लिए हैं. ओके, इतना हो गया. उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट द ग्रेडियंट टूल फ्रॉम टूल बॉक्स. जो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड आपको टूल बॉक्स दिखाई देगा जिसमें 3 पैलेट होते हैं, वो भी आपको याद होगा. उसके अंदर ग्रेडियंट नाम का टूल होता है. उसमें से ग्रेडियंट टूल आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद सिलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ योर चॉइस. आउटलाइन कलर रखनी है तो सिलेक्ट कर सकते हो. हियर वी हैव सिलेक्ट द आउटलाइन कलर एज रेड. ओके, देन क्या करना है, आपने ग्रेडियंट सिलेक्ट कर दिया, ग्रेडियंट के कलर भी आपने सिलेक्ट कर दिया. अब उसके बाद आप ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करते हो तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आपको एक लाइन दिखाई देती है. तो ये लाइन आपको मतलब ड्रैग करनी है. कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्टिकली ड्रैग करना है आपको. सर्कल के अंदर आपने ड्रैग कर ली. यू सी द एंटायर कैनवस इज covered by the gradient as figure. This can be useful if you want to use the gradient as the background layer, but we want to gradient to be apply only on to the object. जब आप ड्रैग करोगे, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट की इफेक्ट आ गई है. ग्रेडियंट की इफेक्ट आपको पूरे कैनवास के अंदर दिखाई देगी. ओके, लेकिन अब क्या करना है, हमें तो सिर्फ उस सर्कल ऑब्जेक्ट में ही चाहिए. तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, पैरामीटर पैनल में जाना पड़ेगा. सिलेक्ट द ग्रेडियंट लेयर एंड गो टू द पैराम्स पैनल. ग्रेडियंट लेयर सिलेक्ट करना है. उसके बाद हमें पैराम पैनल में जाना है. यू कैन सी पैराम्स पैनल कहाँ पे होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है. हमने आगे देखा था कि कैनवास के अंदर लेफ्ट हैंड साइड टूल बॉक्स होता है, राइट हैंड साइड वर्टिकल पैनल होती है, बॉटम के अंदर हॉरिजॉन्टल पैनल होती है. तो यहाँ पे हमें करना है, पहले हमें हमारी वर्टिकल पैनल के अंदर जो ग्रेडियंट लेयर आ जाता है, आपको एक बार दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये राइट हैंड साइड वर्टिकल पैनल है. उसके अंदर अभी नीचे सर्कल ऐसा दिख रहा है, इसे आप लेयर बोल सकते हो. यहाँ पे आप जितने भी कैनवास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो वो ऑब्जेक्ट के लेयर यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं. अभी मैंने 2 सर्कल लिए हैं तो 2 सर्कल ऐसा लिख के दिखाई देता है. ओके, उसके नाम भी आप चेंज कर सकते हो. जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो ग्रेडियंट नाम का लेयर भी यहाँ पे ऐड हो जाता है. जब हमें पैराम्स पैनल में जाना है तब क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट नाम का लेयर को हमें सिलेक्ट करेंगे. ओके, उसके बाद यू कैन सी ब्लेंड मेथड पैरामीटर. अब हम पैराम्स पैनल में जाएंगे तब एक ऑप्शन दिखाई देगा हमें ब्लेंड मेथड करके. तो ब्लेंड मेथड पैरामीटर हमें क्या कर, ब्लेंड मेथड डिफाइंस हाउ द इमेज इज लेयर्ड ऑन एवरीथिंग बिलो इट. By default, the setting is composite, which simply display the content of the layer. In the blend method, parameter change the setting to straight onto. यहाँ पे जो blend method होती है वो कौन सी होगी, by default composite होती है. फ्रेंड्स याद रखना है, MCQ में भी आ सकता है कि ब्लेंड मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, कंपोजिट होती है. तो जो हमें चेंज करके स्ट्रेट ऑनटू करनी है. ओके, क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही चाहिए ग्रेडियंट, तो इसीलिए हम स्ट्रेट ऑनटू करेंगे. Now you can see the gradient is applied to the object layer below it, but we want the gradient to be applied only a single object and not all the object below the gradient layer. For this we will be using encapsulation. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट की इफेक्ट आ गई है, जैसा कि हमें चाहते थे वैसा ही हो गया है. और आप ये भी देख सकते हो कि ग्रेडियंट नाम का लेयर भी है सर्कल के ऊपर. ओके, वर्टिकल पैनल के अंदर. तो ये चीज़ तो आ गई है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें एक ही सर्कल के अंदर ग्रेडियंट की इफेक्ट चाहिए, मतलब कि दोनों में से एक ही ऑब्जेक्ट में हमें ये इफेक्ट चाहिए. तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन नाम के एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है. और ये इनकैप्सुलेशन क्या है,
तो इनकैप्सुलेशन मीन्स ग्रुपिंग थिंग्स टूगेदर। डेफिनेशन याद रखनी है फ्रेंड्स कि इनकैप्सुलेशन मतलब कि ग्रुपिंग थिंग्स टूगेदर। If you want to apply gradient to a particular object or a group of objects, then we need to encapsulate them into a layer। तो encapsulator का मतलब होता है ग्रुपिंग। अगर कोई हम एनिमेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर हम ऑब्जेक्ट के ग्रुप के अंदर अगर हमें इफेक्ट देना चाहते हैं तब हम इनकैप्सुलेट का यूज़ कर सकते हैं। Thus, using encapsulation, we can apply the gradient to one layer without applying it to the layer beneath it। दूसरे लेयर को इफेक्ट भी नहीं होती है और अब एक लेयर के अंदर हम ग्रेडियंट को इफेक्ट दे सकते हैं यूजिंग इनकैप्सुलेशन। So in our example, we need to select the gradient and the object and encapsulate them together। क्या करना है हमें इनकैप्सुलेशन के लिए? देखो फ्रेंड्स, याद रखनी है प्रोसेस। In our example, we need to select the gradient and the object to which the gradient is to be applied and encapsulate them together। क्या करना है हमें कि हमें ग्रेडियंट नाम का जो लेयर है उसे सिलेक्ट करना है। जो वर्टिकल पैनल में था मैंने आपको दिखाया था ओके कि 2 सर्कल है, एक ग्रेडियंट नाम का लेयर है, तो हमें ग्रेडियंट नाम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोनों में से जिसके ऊपर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करनी है वो सर्कल को एक साथ कंट्रोल प्रेस करके हमें सिलेक्ट करना है। ओके, ग्रेडियंट एंड जो भी सर्कल को आपको इफेक्ट लेनी है तो दोनों को आपने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर दिया। ओके, देन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। आप राइट क्लिक करोगे तो इनकैप्सुलेट नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्लिक कर दिया। जब आप इनकैप्सुलेट करते हो तो एक नया लेयर क्रिएट होता है, इट्स कॉल्ड इनलाइन कैनवास। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ओके, इनलाइन कैनवास, उसके आगे एक छोटा सा ट्राइंगल होता है और जो भी चीज़ें आप इनकैप्सुलेट करते हो मतलब कि जिसको आपने कंबाइन ग्रुपिंग दिया है इस सर्कल को और ग्रेडियंट को, तो वो चीज़ें इनलाइन कैनवास के अंदर चली जाती है। आप ट्राइंगल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्कल एंड ग्रेडियंट दोनों लेयर ओपन होंगे। तो MCQ ये भी आ सकता है फ्रेंड्स कि इनकैप्सुलेशन कैसे करना है हमें। तो जिसे हमें इनकैप्सुलेशन करना है वो दोनों लेयर को ग्रेडियंट एंड सर्कल को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करनी है, देन इनकैप्सुलेट करते हो तो कौन सा लेयर क्रिएट होता है? इनलाइन कैनवास। ओके, और इनलाइन कैनवास के आगे एक छोटा सा स्मॉल ट्राइंगल होता है, ये आपने देख लिया। इनलाइन कैनवास, इसके अंदर है सर्कल। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो सर्कल के ऊपर जो सर्कल आपने सिलेक्ट किया है इनकैप्सुलेशन में उसके ऊपर ही सिर्फ ये इफेक्ट आ जाती है ग्रेडियंट के। तो ऐसे आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप ग्रेडियंट की इफेक्ट दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही हमने एक तीसरा सर्कल लिया है। वैसे ही सेम प्रोसेस है कि थर्ड सर्कल आपने ड्रॉ किया है और थर्ड सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे हम कि जैसे हमने फर्स्ट के अंदर ग्रेडियंट की इफेक्ट दी है तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ। ग्रेडियंट देन फर्स्ट तो सिलेक्ट किया ही है, देन सेकंड को भी हम कर लेंगे। तो उसके बाद इनकैप्सुलेट करके हम उसको भी ग्रेडियंट की इफेक्ट दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप लेयर में आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। The important point to remember here is that a layer can only modify the data that it gets from the layer directly below it. For example, if we use a blur layer on top of the layer inside the inline canvas, it would just blur the inline canvas layer and not every layer that lies under the inline canvas. उसके बाद हम देखेंगे रोटेशन ऑन द स्पेसिफाइड पाथ। हमें यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल बनाना है कि हम कोई भी पाथ बनाते हैं और उसके अंदर वो पाथ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है। तो कैसे कर सकेंगे हम? Using the concept of encapsulation, let's discuss another example of a ball rotating around a particular path.
एक बॉल लिया है, मतलब कि सर्कल नाम के टूल से हमने बॉल बनाया है और एक पाथ के ऊपर ये बॉल रोटेट कर रहा है। इन आवर एनिमेशन एग्जाम्पल ऑफ द सर्कल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिस्क्राइब द प्रीवियस चैप्टर। We define the starting point and the ending point. Here Synfig automatically assume the path to be straight. But in our example, we want to move the object as per our defined path. Follow the step mentioned to create user defined path. तो पाथ को क्रिएट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम न्यू फाइल ले ली है। उसके बाद लेट्स फर्स्ट क्रिएट अवर पाथ फॉर रोटेशन यूजिंग द बी लाइन टूल। बी लाइन टूल का टूल बॉक्स के अंदर बी लाइन टूल का ऑप्शन होता है, तो बी लाइन टूल सिलेक्ट करके हमें पाथ को क्रिएट करना है। सिलेक्ट द बी लाइन टूल एंड ड्रॉ एन ओवल शेप पाथ एज शोन इन फिगर। हम अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने ओवल पाथ लिया है। इन द टूल ऑप्शन पैनल सिलेक्ट ओनली द क्रिएट आउटलाइन बी लाइन ऑप्शन। याद रखना है फ्रेंड्स कि पाथ को रोटेट कर मतलब कि ये जो पाथ बनाने के लिए कौन से टूल का यूज़ होता है, तो बी लाइन टूल का यूज़ होता है। बी लाइन टूल में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, तो ये भी याद रखना है, क्रिएट आउटलाइन बी लाइन ऑप्शन। आप ओवल की जगह स्क्वायर, स्टार, आप अपने हिसाब से भी आप शेप बना सकते हो बी लाइन टूल से। हमने यहाँ पे बी लाइन टूल से पाथ क्रिएट कर लिया है। सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल टू फिनिश द बी लाइन। अब यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है, याद रखना है फ्रेंड कि बी लाइन टूल जो होता है उसे फिनिश करने के लिए कौन से टूल का यूज़ होता है, तो ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ होता है। ओके, एंड उसे क्लियर करने के लिए एस्केप का यूज़ होता है। दोनों याद रखना है कि ट्रांसफॉर्म टूल को फिनिश करना है तो बी लाइन टूल को फिनिश करना है तो ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे, और बी लाइन टूल को क्लियर करना है तो हम एस्केप की को प्रेस करेंगे। नाउ सिलेक्ट द सर्कल टूल यूजिंग द पैलेट एडिटर, सिलेक्ट कलर ऑफ योर चॉइस। पाथ आपका क्रिएट हो गया है, उसके बाद हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल की कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, लेट्स ऐड अ न्यू रोटेट लेयर अबव द सर्कल लेयर। हमें क्या करना है कि एक रोटेट लेयर को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सर्कल लेयर पे जाना पड़ेगा। देखो सर्कल लेयर हमें वर्टिकल पैनल में राइट हैंड साइड दिख रहा है, सर्कल लेयर, उसका न्यू बी लाइन का लेयर, जो भी लेयर हम लेते हैं वो वहाँ पे आ जाता है लेयर के अंदर। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम करेंगे, अब हम सर्कल लेयर को सिलेक्ट करना है। सर्कल लेयर के ऊपर हमें राइट क्लिक करनी है, उसके अंदर न्यू लेयर नाम का ऑप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म नाम का, और ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट का ऑप्शन होता है। देन रोटेट आपका आ गया। फ्रेंड्स याद रखना है कि रोटेट के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, देन राइट क्लिक, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट। ओके, ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट आएगा, आपका रोटेट आ जाएगा। कैसा होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो एक हैंडल जैसा है, इट्स कॉल्ड रोटेशन लेयर, और रोटेट नाम का लेयर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये रोटेट लेयर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, एज वी नीड द रोटेट द लेयर, वी हैव एडेड अ रोटेट लेयर अबव द सर्कल लेयर। नाउ वी विल इनकैप्सुलेट द सर्कल लेयर एंड रोटेट लेयर। अब हम सर्कल एंड रोटेट लेयर दोनों को क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट करेंगे, जैसे हमने आगे किया था। ओके, तो इनकैप्सुलेशन के क्या करना है हमें, टू सिलेक्ट बोथ द लेयर्स, क्लिक ऑन द रोटेट लेयर इन द लेयर पैनल, प्रेस शिफ्ट एंड सिलेक्ट सर्कल लेयर। कंट्रोल या शिफ्ट से दोनों सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं, रोटेट लेयर एंड आपका सर्कल लेयर दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद इनकैप्सुलेट करना है। इनलाइन कैनवास आपका बन चुका है। ओके, यू कैन चेंज द नेम of the encapsulated layer, inline canvas. Select the rotate and the circle layer and bring their position green duck near to one another as. अब हमें क्या करना है, इनकैप्सुलेशन हो गया है। अब आपको जो इस रोटेट लेयर है, आपको यहाँ पे जो हैंडल दिखाई दे रहा है उसे सिलेक्ट करना है, और बीच में जो सर्कल का जो डक है राउंड, उसके नज़दीक आपको लाना है। ओके, तो आप यहाँ पे उसके नज़दीक उस हैंडल को ला चुके हो। पोजीशन डक आपका ग्रीन डक होता है। ओके, तो रोटेशन डक आपको वहाँ पे उसके आगे रखना है। ये पोजीशन आपने कर दी है। उसके बाद सिलेक्ट द इनलाइन कैनवास लेयर एंड सिलेक्ट इट्स पोजीशन डक।
अब आपको कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। आपको जो लेयर वर्टिकल पैनल के अंदर जो लेयर्स थे उसके अंदर आपको जाना है इनलाइन कैनवास में, वो सिलेक्ट करना है। इनलाइन कैनवास सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आपको जो पोजीशन डक था ग्रीन कलर का वो आपको सिलेक्ट करना है। देन वो कंट्रोल प्रेस करके, वह कंट्रोल को तो प्रेस रखना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, चूज द रोटेट लेयर, आपको रोटेट लेयर भी आपको सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू टू होल्ड द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द ब्लू डॉट ऑन द रोटेशन लेयर। तो 3 चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है कंट्रोल प्रेस करके। फर्स्ट है इनलाइन कैनवास लेयर, ओके। देन उसके बाद है जो सर्कल का ब्लू ग्रीन कलर का डक है वो सिलेक्ट करना है, और थर्ड है आपका रोटेशन का ब्लू कलर का डक, वो आपको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करके ये 3 चीज़ों से सिलेक्ट कर दिया आपने, ओके। देन कंटिन्यू टू होल्ड द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द बी लाइन लेयर। नाउ राइट क्लिक ऑन द बी लाइन इन द कैनवास where you want the circle to start from। एंड लास्ट में बी लाइन लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको रोटेशन पाथ से जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है रोटेशन, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करनी है एंड लिंक टू बी लाइन नाम का ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट हो गया, ओके। आप लिंक टू बी लाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सर्कल है जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है वहीं पोजिशन पे आ जाएगा। Link to B-line features is used to attach a vertex of an object to the vertex of a B-line. The vertex gets stuck to the B-line vertex and can be moved along with it। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये पोजीशन पे लिंक टू बी लाइन की है तो यहाँ पे वो आ गया है। देन लास्ट में आपको क्या करना है, आपको प्ले करना है। आप प्ले करोगे तब आपको दिखाई देगा कि जो आपने जो पाथ बनाया है उसके ऊपर ही भी ऑब्जेक्ट, सर्कल नाम का ऑब्जेक्ट वो वर्क करता है। आप रिव्यू से भी देख सकते हो। आपको रेंडर फाइल करनी है, ये रेंडरिंग की है फाइल। रेंडर भी आपको पता है कि रेंडर क्या है, कैसे करना है, कहाँ पे ये ऑप्शन होता है। रेंडर करते हो तो ब्राउज़र की एक फ़ाइल क्रिएट होती है डेस्कटॉप पे, और ऐसे आपको ब्राउज़र में भी आप उसका व्यू देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये 4th चैप्टर के अंदर आपको ये पता चल गया होगा कि लेयर्स क्या है, और उसके अंदर जो 2 प्रैक्टिकल ही आते हैं, एक जो पाथ बना के रोटेट करना है हमें, और ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट की इफेक्ट देना है, तो वो भी आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश